हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए फॉर्मूला शीट का, तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, प्लस और भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपकी क्लास 11 12 की मैथ्स और फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है बायो-सैवर्ट्स लॉ का। क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है। जो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालते कैसे हैं? बायो-सैवर्ट्स लॉ से। जैसे यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट है आई। इस कंडक्टर पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने डीएल लेंथ का, और उसकी डायरेक्शन ले ली करंट की डायरेक्शन में। अब उस डीएल से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और आप एक वेक्टर मान लो जिसकी टेल डीएल पे है और हेड पी पे है, वो आर वेक्टर हो गया आपका। तो जो इस छोटे से पार्ट की वजह से, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये छोटे से पार्ट की वजह से यहां P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे dB से डिनोट किया जाएगा, क्योंकि B जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। तो वो dB होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट यहां पर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आई मतलब जो इसमें करंट है, करंट को आप स्मॉल आई से लो, कैपिटल आई से लो, किसी से भी लो। डीएल मतलब इसकी लेंथ, आर मतलब ये डिस्टेंस, और साइन थीटा, साइन थीटा में थीटा क्या है? थीटा है डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये हो गया आपका बायो-सैवर्ट्स लॉ। इसी को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो डीबी वेक्टर होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब इसको यूज करके हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप के कॉइल्स के लिए या स्ट्रेट वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट है आई, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, और वो होती है n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r। n मतलब इसमें जो टर्न्स हैं, जैसे आपके पास एक वायर है, उस वायर का आपने एक सर्कुलर लूप बनाया, वायर बच गई, फिर उसका दोबारा लूप बना दिया, फिर बच गई, फिर उसका दोबारा लूप बना दिया। तो ऐसे बहुत सारी टर्न्स आ जाएंगी आपके सर्कुलर लूप में, तो वो है n। म्यू नॉट आपको बता दिया, आई मतलब इसमें जो करंट है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, आर मतलब इस लूप का जो रेडियस है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। यहां पे हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि आर्क है। जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका सेंटर है यहां पे, और ये आर्क के दोनों एंड्स यहां पे फाई एंगल जो है वो बना रहे हैं। तो इस आर्क की वजह से इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5। सारे सिंबल्स बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, सपोज यहां पर एक पॉइंट है P, वो पॉइंट P से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींच के कंडक्टर के दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो तो आपको ये एंगल्स मिल जाएंगे φ1 और φ2, और ये डिस्टेंस है r, इसमें करंट है I। तो मैग्नेटिक फील्ड P पे होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। बट इससे भी ज्यादा यूज होते हैं इसके दो स्पेशल केसेस। अगर आपकी जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, आपको एक एंड तो पता है यहां पर है, लेकिन आपको दूसरा एंड नहीं पता कि कहां खत्म हो रही है ये वायर, और आपका पॉइंट है यहां पे, तो φ1 और φ2 हो गए। एक एंगल हो गया 90 डिग्री, दूसरा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि दूसरा एंगल आप जब दूसरे एंड से जोड़ोगे तो ये जो एंगल आएगा वो दूसरा एंगल होगा, लेकिन दूसरा एंड तो बहुत दूर है। तो जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी, इस एंड की ऐसे खुलता जाएगा ना, तो एंगल, एक एंगल हो गया 90 डिग्री, और दूसरा एंड तो यही रहा, दूसरा तो यहीं पर है, तो दूसरा एंगल हो गया 0 डिग्री। तो φ1 को 90 डिग्री, φ2 को 0 डिग्री पुट कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। और अगर दोनों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है एंड्स, तो ऑब्वियसली दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री पे। उस केस में इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 यानी के 2। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं, एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के
सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, इससे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका रेडियस है r, तो इससे x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ये स्मॉल r है ना, ये रेडियस ही है, जो वहां पे कैपिटल R मेंशन्ड है, यहां पे स्मॉल r लिख दिया, बट रेडियस है ये, ठीक है ना, r। तो n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। x जो है इसका सेंटर से डिस्टेंस है, r इसका रेडियस है, n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो गई, ठीक। तो पॉइंट P पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द लूप। अगर वहां से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है, अगर आप यहां पे खड़े और आप देख रहे हो कि ये सामने लूप है, इसमें करंट क्लॉकवाइज है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लूप की तरफ होगी, अदरवाइज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द लूप। अगर यहां से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द लूप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, जिसमें कि आप मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपके राइट हैंड में है और आपने राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में रखनी है, तो जो फिंगर्स का कर्वेचर होगा इसके अराउंड, उससे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पे हमारे पास एक इमेजिनरी लूप है, उस इमेजिनरी लूप से कुछ वायर्स पास हो रही हैं जिनमें करंट्स हैं I1 I2 I3 अप टू IN, और इस लूप पे एक छोटा सा पार्ट है dl लेंथ का, और इस लूप पे जिस जगह पे हमने वो पार्ट लिया है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B ड्यू टू ऑल द वायर्स। तो B डॉट dl का जो इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट इंटू टोटल करंट होता है जो इसके थ्रू पास हो रहा है। अगर सारे करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये जो I होगा ये I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, लेकिन अगर कुछ करंट सेम में है कुछ अपोजिट में है तो अपोजिट वालों को सबट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक। इसको यूज करके हमने निकाली मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनॉइड के सेंटर पे, जो कि आई म्यू नॉट इंटू एन आई। म्यू नॉट आप जानते हो, एन यहां पे है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू आई मतलब सोलिनॉइड में जो करंट है। और नियर द एंड्स, एंड्स के पास आप देख रहे हो कि डाइवर्ज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो थोड़ी दूरी बढ़ती है इनके बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड घटता है। तो नियर द एंड्स मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ म्यू नॉट इंटू आई। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने ऐसा देखा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज Q चलता हुआ जा रहा है v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगती है QVB साइन थीटा, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप v क्रॉस b लिखोगे, क्योंकि v वेक्टर है, b वेक्टर है, f वेक्टर है, तो Q इंटू v क्रॉस b लिख सकते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब ये जो फोर्स है F, ये v और b दोनों के परपेंडिकुलर है, और इसकी डायरेक्शन आती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को म्यूचुअली स्ट्रेच करना है, तो आपने सेंट्रल फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसको रखना है आपने पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इसे उसके उल्टी डायरेक्शन में रखो, और इससे आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब इसको यूज करके हमने बहुत सारे पैरामीटर्स निकाले एक चार्ज पार्टिकल के, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो लगातार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। उस सर्कल को रेडियस, या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि इस सर्कुलर पाथ के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, वो जो अभी पीछे हमने फोर्स पढ़ी मैग्नेटिक फोर्स वही दे रही है, तो वो है QVB साइन थीटा, बट थीटा यहाँ 90 डिग्री है, साइन 90 होता है 1, तो QVB को mv स्क्वायर बाय r के इक्वल पुट कर दो। ये जो इक्वेशन मिलेगी सब फॉर्मूले इसी से आए हैं। रेडियस ऑफ द पाथ के लिए यहां से r की वैल्यू निकाल लो mv बाय bq, वेलोसिटी के लिए यहां से v की वैल्यू निकाल लो bqr बाय m, टाइम पीरियड एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम 2 पाई r बाय v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हुआ 2 पाई r बाय v, v का वैल्यू यहां पे डाल दो तो 2 पाई m अपॉन bq आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, मतलब एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल bq बाय 2 पाई m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, bq बाय m। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v का वो फॉर्मूला रख दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। पिच, अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली ना एंटर करके किसी पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करा हो तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो फील्ड के अलोंग, एक फील्ड के परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो जो फील्ड के अलोंग कंपोनेंट है, जो फील्ड के अलोंग कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो कंपोनेंट होगा v cos थीटा,
और जो फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो ये आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, तो इसका पाथ होगा हेलिकल। उस हेलिक्स की दो कंसेक्यूटिव टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे पिच बोलते हैं। वो कैसे निकाले हम? अब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में? ये पार्टिकल यहां से यहां सीधा थोड़ी आया है, ये ऐसे घूम के आया है, तो टाइम क्या हो गया? टाइम पीरियड, क्योंकि एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आया है, इनटू, तो हम क्या निकाले थे? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो मतलब टाइम पीरियड, और स्पीड मतलब आगे आने की स्पीड। आगे आने की स्पीड है v cos थीटा, तो पिच हो गया v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, यानी 2 पाई m अपॉन bq। लॉरेंस फोर्स, अगर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो तो उस रीजन में क्या फोर्स लगेगी? एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है दोनों का रिजल्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है QE, मैग्नेटिक फील्ड में Q इंटू V क्रॉस B, तो इनका रिजल्टेंट यानी वेक्टर फॉर्म में सम, वो होगी इसमें नेट फोर्स। ठीक है, एक सिचुएशन सोचो, इस तरह की कोई सिचुएशन सोचो जिसमें कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऐसे, और एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्रॉस बनाया ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे ऐसे एंटर करा, मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करा, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगेगी इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगेगी इधर। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो, यानी QVB मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स और QE इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो तो Q से Q कटेगा, V होगा E बाई बी। तो अगर उसकी वेलोसिटी E और B के रेशियो के बराबर है तो वो सीधा चला जाएगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल छांट सकते हैं। भाई तुमने बहुत सारे पार्टिकल्स यहां सीधे फेंके और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से 10,000 गुना ज्यादा है, तो सिर्फ वही पार्टिकल सीधा आएगा ना जिसकी स्पीड 10,000 मीटर पर सेकंड होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उसमें फोर्स लगती है। ये एक कंडक्टर है जिसमें ऐसे करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड B से थीटा एंगल पर है, तो उसमें फोर्स लगेगी ILB साइन थीटा, या फिर I इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। इस फोर्स की डायरेक्शन भी हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही निकालेंगे, बिकॉज ये वाली फिंगर क्या थी? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और करंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इस बार आपने इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रख देना, F मिल जाएगा आपको। फिर इसको यूज करके हमने दो पैरेलल कंडक्टर्स जिनमें करंट I1 I2 है उनके बीच की फोर्स निकाली। देखो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों पे ऐसी फोर्स लगेगी, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो हमने ऐसा देखा कि अगर करंट तो सेम डायरेक्शन में, तो कंडक्टर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करते हैं। आप फ्लेमिंग्स रूल लगा के चेक कर सकते हो। तो ये जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्शन की, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, और दोनों पे सेम होती है क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वाली। अगर एक टॉर्क रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पे क्या लगता है? अगर एक कॉइल रख दिया जाए सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे क्या लगता है? उस पे लगता है टॉर्क। जैसे एक वायर पे फोर्स लग रही है, एक कॉइल पे क्या लगता है? टॉर्क, तो वो रोटेट करता है, तो उस पे जो टॉर्क लगता है वो होता है NIAB साइन थीटा। N है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, I है इसमें करंट, A है इसका एरिया, B है जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो, और थीटा क्या है? थीटा है इसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, यहां हम इसको M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। M यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको टॉर्क की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ N, I एंड A, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहला फॉर्मूला है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G का, जो कि होता है K अपॉन NAB। K जो होता है वो यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है गैल्वेनोमीटर में उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, N है कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स, A है कॉइल का एरिया, B है ये जो मैग्नेट्स लगी हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड। करंट सेंसिटिविटी होती है थीटा बाई आई। जब आप इसमें करंट पास करते हो कॉइल में तो ये डिफ्लेक्ट होता है, तो अगर आपने इसमें आई करंट पास किया और ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ तो इसकी करंट सेंसिटिविटी होगी थीटा बाई आई।
ऑब्वियसली जो कम करंट पास करके ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, इसलिए करंट सेंसिटिविटी है थीटा बाय आई। और ये जो फॉर्मूला है आपका ये कहां से आया, जब आप लिखते हो कि जो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है यानी के थीटा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी एन बी ए आई साइन 90 डिग्री के बराबर है। आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसमें वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, साइन 91 होता है, तो इस पार्ट को हम हटा सकते हैं। तो यहां से अपने को मिलता है आई इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू थीटा, तो इसको हमने गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला। तो बताओ थीटा बाय आई क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो थीटा बाय आई है करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल गया एन ए बी अपॉन के, यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ और के जो है वो घटाओ, यानी एक ऐसा मटेरियल चूज करो स्प्रिंग कांस्टेंट का जिसका के मिनिमम हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स में आपने V वोल्टेज लगाया और उस वोल्टेज की वजह से उसमें थीटा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज थीटा बाय V। V होता है IR, तो थीटा बाय IR, और थीटा बाय I होती है करंट सेंसिटिविटी, तो उसकी जगह हम NBA अपॉन K भी लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाना होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ। उसकी वैल्यू होती है IG इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। यहाँ पे IG जो है इस गैल्वेनोमीटर की रेंज है, मतलब मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकते हो गैल्वेनोमीटर से। G इसका रेजिस्टेंस है, I वो करंट है जितनी रेंज का आपको एमीटर बनाना है। सिमिलरली अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ आपको सीरीज में एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी। V मतलब कितनी रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, IG मतलब जो गैल्वेनोमीटर की रेंज है, और G मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यही सारे फॉर्मूले हैं आपके चैप्टर 4 में। टेलीग्राम से आप ये PDF ले सकते हो इस फॉर्मूला शीट का। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।